तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एमएसटी सीईटी से जुड़ा एक सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चंस भी आगे हम देखेंगे। देखो, प्रेशर क्या होता है। वी ऑल नो कि प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, जिसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब क्या होता है। अगर कोई मेरे पास सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर हमने अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो चार्ज के कारण उस पर्टिकुलर सरफेस पर एक फोर्स लग रहा होता है नॉर्मल, और उस फोर्स के कारण जो सरफेस है हमारा, वो कंटिन्यूसली एक प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं और फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा के देता हूँ। हम इससे जुड़ा एक डेरिवेशन है, उसे भी यहाँ पर देख लेंगे। तो एज पर डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज द आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स। ध्यान दीजिए, क्या वर्ड है, आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऑफ चार्जेस ऑन अ चार्ज्ड कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ इट्स सरफेस। देखो, मैं आपको ना डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ एक इस तरीके से स्फीयर है। तो लेट्स से दिस इज अ स्फीयर मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। चलो, अब इस कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ अगर स्फीयर होगा, तो जो भी हम चार्ज देंगे वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके सरफेस पर। तो जैसे ही चार्ज देंगे, दैट चार्ज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ माय कंडक्टिंग स्फीयर। तो इस तरीके से जो है, ये हमारा हो गया कंडक्टिंग स्फीयर का सरफेस, और इस सरफेस पर ही चार्ज होगा, इसके अंदर चार्ज तो हो नहीं सकता। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 3D वे में समझाने के बजाय इसी कॉन्सेप्ट को हम 2D वे में समझते हैं, 2 डायमेंशनल वे में समझते हैं। तो मान लो ये स्फीयर की बाउंड्री हो गई, कंडक्टिंग स्फीयर की, और इसके ऊपर जो सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन्हें मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। से फर्स्ट चार्ज, यहाँ पे सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। तो ऐसे हमने अलग अलग चार्जेस ले लिए हैं, इनको मैं नेमिंग भी कर लेता हूँ। सो दिस इज चार्ज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। वैसे तो करोड़ों चार्जेस होंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बस समझाने के लिए फ्यू नंबर से ही उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखो होगा क्या, इस पर्टिकुलर स्फीयर पे जितने भी चार्जेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर ऑफ लाइक नेचर्स। बराबर है, सब सेम ही पोलैरिटी वाले हैं, सबका नेचर सेम है। इस कारण क्या होता है, ये चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा वो रिपल्सिव फोर्सेस का रहेगा। हर चार्ज एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, और इस रिपल्सिव फोर्स का ही इफेक्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब कैसे आएगा वो इफेक्ट, देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 8th नंबर के चार्ज ने जो फर्स्ट नंबर के चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाया होगा, इट इज द डायरेक्शन। सो एफ एक्टिंग ऑन 1 बिकॉज ऑफ 8th नंबर का चार्ज। उसी तरीके से सेकंड नंबर के चार्ज ने भी क्या किया होगा, हमारे फर्स्ट नंबर के चार्ज पर ऐसा फोर्स लगाया होगा, जो एक्चुअली इस पर्टिकुलर सरफेस को कैसा है भैया, टेंजेंशियल है। सो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ चार्ज 2। नाउ अगर इन दोनों चार्जेस को आप देखोगे, तो इनकी टेंडेंसी क्या रहेगी, फर्स्ट नंबर के चार्ज को यहाँ से उखाड़ कर बाहर फेंकने की टेंडेंसी रहेगी, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है। अगर मैं इन दो चार्जेस के कंपोनेंट को देखूं, तो मान लो एक कंपोनेंट ऐसा हॉरिजॉन्टल ले लो और एक कंपोनेंट ले लो वर्टिकल, तो आप देखोगे ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्सेस के, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दे विल गेट कैंसल्ड आउट। लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये दोनों ही कंपोनेंट अगर ऐड हो जाते हैं, तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट चार्ज पर बिकॉज ऑफ चार्ज नंबर 8 एंड चार्ज नंबर 2 एक नेट वर्टिकल फोर्स ऐसे लग रहा है, एक वर्टिकल फोर्स ऐसे लग रहा है, जो हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स है। तो लेट्स से दिस इज फोर्स F1 to 8, ऐसे में लिख देता हूं। सो 2 एंड 8 नंबर के चार्ज के कारण जो फर्स्ट पे लगने वाला नेट फोर्स है, वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो ये जो पर्टिकुलर फोर्स है, ये रेडियली आउटवर्ड लगने वाला है। इसके कारण क्या होगा, चार्ज जिस सरफेस पर है, उस सरफेस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक पुल एक्सपीरियंस करेगा ये हमारा सरफेस। अब जिस तरीके से फर्स्ट चार्ज पर इन दो चार्ज के कारण फोर्स आया है, इन अ सिमिलर फैशन आप देखोगे, ये अगर मैं 8th नंबर का चार्ज लेता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर के चार्ज से एक फोर्स लगेगा। देखो यहाँ पर
फर्स्ट नंबर के चार्ज से एक फोर्स लगेगा, सो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन 8th नंबर का चार्ज बिकॉज ऑफ फर्स्ट नंबर का चार्ज। वैसे ही 7th नंबर का भी जो चार्ज है वो भी 8 नंबर के चार्ज पर एक ऐसे फोर्स लगाएगा लाइक दिस। सो दिस इज फोर्स एक्टिंग अपॉन 8th नंबर का चार्ज बिकॉज ऑफ 7th नंबर का चार्ज। तो इन दो फोर्सेस के कारण भी जो 8th नंबर का चार्ज है ना, उस पर भी एक नेट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स इस तरीके से लगेगा। तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग अपॉन 8th नंबर का चार्ज। तो फोर्स एक्टिंग अपॉन 8th नंबर का चार्ज बिकॉज ऑफ 1 एंड बिकॉज ऑफ 7। ठीक, इसी तरीके से ये जो सेकंड नंबर का चार्ज है, सॉरी ये देखिए सेकंड नंबर का चार्ज, इस पर भी एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स एक्टिंग अपॉन सेकंड नंबर ऑफ चार्ज बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड से थर्ड नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, थर्ड नंबर का चार्ज। तो इस तरीके से क्या होते हैं यहाँ पर आप देखोगे तो सारे ही जो चार्जेस होंगे, इतने सारे चार्जेस, इन पर आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसा नेट फोर्स लग रहा होगा। और ये जो फोर्सेस है जो चार्ज पर लग रहे हैं, वो चार्ज किस पर रिसाइडेड है, वो इस स्फीयर के सरफेस पर रिसाइडेड है। तो एक तरीके से पूरा का पूरा जो सरफेस है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो this force acting per unit area of that surface is nothing but electrostatic pressure। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि भैया हमारा जो कंडक्टर है उस पर कंटिन्यूसली ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण दिस पर्टिकुलर कंडक्टर इज अंडर प्रेशर। और इस प्रेशर को जनरेट करने का काम किसने किया है, स्टैटिक चार्जेस के रिपल्सिव फोर्सेस ने किया है। सो दिस इज माय प्रेशर। आ रही है बात समझ में? तो हम एक तरीके से कह सकते हैं भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज बेसिकली रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर चार्जेस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस अपॉन सरफेस एरिया। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब होता क्या है, बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जो हमारा कंडक्टर है ना, ये चाहता है कि टूट जाए, क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, यहाँ से निकल जाए बाहर। अगर मान लो इस पर्टिकुलर कंडक्टर को मैं दो हेमिस्फीयर से ज्वाइन करके बनाता, सो दिस इज हाफ ऑफ हेमिस्फीयर एंड दिस इज अनदर हाफ ऑफ हेमिस्फीयर। अगर इनको पहले ही मैंने ऐसे चार्जेस इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके रखे होते, इनिशियली ऐसे ही रखे होते चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करके, और बाद में जाकर इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करने की कोशिश करता, तो क्या वो इजीली ज्वाइन हो जाते? नहीं, क्योंकि इनके बीच में अगर आप देखोगे तो दोनों हेमिस्फीयर के कारण ऐसे नेट आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस होंगे, और इन फोर्सेस के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे दो फिर फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये पर्टिकुलर दो हेमिस्फीयर है आप ज्वाइन कर पाओगे। तो आप ये भी कह सकते हो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर this particular element or this particular conductor will try to get tear apart. In order to hold them together we have to apply some force फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी। बाहर से हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब अगर आपने कोई स्पीयर बना के ही रखा है, पहले ही मान लीजिए कास्ट करके रखा है किसी मटेरियल के साथ ऐसा स्पीयर, और फिर अगर आपने चार्जेस दे दिए, तो एक्चुअली इस पर्टिकुलर स्पीयर को टूट जाना चाहिए दो हिस्सों में, लेकिन ये नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि स्पीयर के जो मटेरियल होंगे उनके बीच में अपना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा जो बॉडी है वो इंटैक्ट रहता है, इवन दो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज एक्टिंग अपॉन इट। Now our task is to find the expression for electrostatic pressure in case of electrostatics। मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या एक्सप्रेशन रहेगा अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडक्टिंग बॉडी है तो। सो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बिकॉज ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंडक्टिंग सरफेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन। तो आई एम राइटिंग हियर एक्सप्रेशन for electrostatic pressure P। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, दो डायग्राम बनाता हूँ। एक पहले रफ डायग्राम ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए, और फिर सेकंड डायग्राम हम स्कीमेटिक में ड्रॉ करेंगे। तो जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो ये एक ना ऐसे 3D स्फीयर है, ठीक है, 3 डायमेंशनल वाला स्फीयर है ऐसे, आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। और इसके सराउंडिंग में मैं क्या कर लेता हूँ, सारे जो चार्जेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ यूनिफॉर्मली। सो जस्ट इमेजिन दिस पर्टिकुलर स्फीयर इज सराउंडेड विथ चार्जेस विच आर यूनिफॉर्म इन नेचर।
तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस एरिया है इस स्फीयर का। ठीक है, चलो अब हम जानते हैं ये जितने भी चार्जेस होंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो इनसे निकली हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो कैसी रहेगी, सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगी, नॉर्मल रहेगी और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना। इस तरीके से ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। चलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ ये जो सारे चार्जेस है इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाया है और इस रिपल्सिव फोर्स के कारण इस पूरे सरफेस पर एक नेट आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जनरेट हो रहा है, जो चाहता है कि ये जो सरफेस है ये सरफेस टूट के बाहर आ जाए, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए मेरे पास ना ऐसा सिंपल सा बलून है, ठीक, इस बलून के अंदर हमने मान लीजिए एयर भर के रखी है और ये जो सरफेस है बलून का वो किसी रबर से बना हुआ सरफेस है। अगर मैं यहाँ इस बलून के ऊपर चार्जेस दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आप देखोगे कि बलून जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपांड हो जाएगा और उसकी जो रेडियस है वो बढ़ जाएगी। सो रेडियस का बढ़ना इन केस ऑफ बलून इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। आई होप कि अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी फ्रॉम दिस डायग्राम। चलेगा। नाउ अब क्या कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मान लो कोई ऐसा एक एलिमेंटल एरिया है, छोटा सा एलिमेंटल एरिया जिसको मैं ds कह रहा हूँ, अलग पेन से लिखता हूँ। तो लेट्स से दिस इज माय एलिमेंटल एरिया जिसका एरिया है ds। ठीक, अब आप देखोगे कि यहाँ ये जो ds वाला एरिया है ना, यहाँ पर भी कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस होंगे, लेकिन दे विल बी एट वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वो बहुत छोटा सा एरिया है। तो छोटे एरिया का जो चार्ज होगा उसे मैं लिख सकता हूँ dq। सो dq अमाउंट ऑफ चार्जेस देयर एंड दिस चार्जेस विल बी एक्सपीरियंसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस फ्रॉम द सराउंडिंग चार्जेस। तो ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहा है क्या, कि दिस चार्जेस विच आर रिसाइडिंग इनसाइड द ds एलिमेंटल एरिया दे विल बी एक्सपीरियंसिंग रिपल्सिव फोर्स, जिनके कारण ये जो एलिमेंटल एरिया का जो पैच है इट विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस। और ये जब अवे फ्रॉम द सरफेस मूव होने की कोशिश करेगा तो हम कहेंगे कि इस पैच पर जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स एक्टिंग अपॉन पैच का एरिया विल बिकम इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सपीरियंस बाय दिस पैच अमाउंट ऑफ सरफेस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलो अब हम स्कीमेटिक ड्रॉ कर लेते हैं, एक डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करेंगे और एक्सप्रेशन को स्टार्ट करेंगे। So let's imagine I have a sphere with me. Okay, the charges are distributed all over it. तो लेस नंबर में मैं थोड़ा सा चार्जेस दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहीं पर हम एक एलिमेंटल पैच कंसिडर करेंगे। एलिमेंटल जो पैच होता है बहुत छोटा सा एरिया होता है जो एक फ्लैट सरफेस की तरह काम करेगा। तो चाहो तो आप यहाँ पर नोट करके रख लो, एलिमेंटल patch or small area ds acts as प्लेन शीट, एक प्लेन शीट की तरह ये काम करता है। ठीक है, इतना याद रखना। नाउ इस एलिमेंटल एरिया को हमने क्या कहा है, ds कहा है। सो लेट्स से दिस इज माय एलिमेंटल एरिया ds। इसका जो इसके अंदर जो चार्जेस होंगे, ध्यान से समझना, इस एलिमेंटल एरिया के अंदर जो चार्जेस होंगे अब वो कितने होंगे, वो होंगे dq। अगर टोटल चार्ज गिवन टू द सरफेस इज q है, तो अगर मैंने इस पूरे सरफेस को q चार्ज दिया है तो हम मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पैच के अंदर कितने चार्जेस होंगे भैया, dq अमाउंट ऑफ चार्ज होंगे। अब देखो हम लोग ये जानते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। यहाँ पर अगर ये पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस पैच पर जितने चार्जेस हैं उनका अगर मैं रेशियो ले लूँ विथ रिस्पेक्ट टू पैच का एरिया दैट इज एलिमेंटल एरिया, इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी विल रिमेन्स द सेम इफ आई टेक रेशियो ऑफ dq अपॉन ds।
डी क्यू अपॉन डी एस। तो यहाँ से हम डी क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी एस। ठीक है, बाद में ये काम आने वाला है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दे दिया है। अब देखो होगा क्या, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो सारे चार्जेस है वो क्या करेंगे, इस पैच पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको ना टू चार्ज सिस्टम से कुछ एक चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो स्पेस में ये एक कैपिटल क्यू चार्ज है जो लार्जर मैग्नीट्यूड का है, और उसके सर्टेन विसिनिटी में एक स्मॉल चार्ज है क्यू। हम जानते हैं कैपिटल क्यू चार्ज और स्मॉल क्यू चार्ज के बीच में अगर आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये जो हमारा क्यू चार्ज है ना, स्मॉल क्यू चार्ज, इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो इस स्मॉल क्यू चार्ज को कैपिटल क्यू चार्ज द्वारा आउटवर्ड डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा, पुश करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ हम क्या कहते हैं भैया, दिस एफ, देखो ध्यान से, this electrostatic force acting per unit small charge is nothing but electric field intensity, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, K कैपिटल Q अपॉन R का स्क्वायर, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर हमें समझने लायक चीज क्या है, वो यही है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज विल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मतलब ये है, स्मॉल Q चार्ज पर जो रिपल्सिव फोर्स आएगा, तो रिपल्सिव फोर्स पर यूनिट स्मॉल चार्ज इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण एग्जर्ट होती है, सोर्स चार्ज के कारण एग्जर्ट होती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे डी क्यू अमाउंट ऑफ जो चार्ज है जो इस स्मॉल पैच पर है, इस पर जब फोर्स एग्जर्ट होगा, कौन सा फोर्स भैया, रिपल्सिव फोर्स, तो हम कहेंगे दैट रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग अपॉन स्मॉल चार्ज would be df, and df would be equal to dq, which is the small amount of charge multiplied by electric field intensity because of all charges other than dq। तो dq को छोड़ के जो रिमेनिंग चार्जेस बचे हैं ना पूरे सरफेस पर, वहां पे जो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर फोर्स भी एग्जर्ट करेगी। किस पर, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस पर जो रिसाइड किए करे हुए हैं डी एस अमाउंट ऑफ एलिमेंटल एरिया पे। चलेगा, इतना याद आ गया आपको, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा हमारा एलिमेंटल एरिया डी एस है, और इसके ऊपर हमने जो चार्ज इमेजिन किया है वो डी क्यू है। सो लेट डी क्यू बी द चार्जेस, या फिर बी द चार्ज अपॉन एलिमेंटल एरिया। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा ही है डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। चलेगा। नाउ अब देखिए, ये जो डी एस वाला पैच है, इसे हमने क्या कहा है, प्लेन शीट कहा है। और हमने देखा है कि किसी भी प्लेन शीट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, उस पर जो चार्जेस प्रेजेंट होती है उनके कारण वो कितनी होती है, तो वी कैन राइट the electric field intensity due to ds amount of elemental area, और उनके ऊपर जो चार्ज है उसके कारण, that will be equal to sigma upon 2 times of epsilon naught। ये रिलेशन कहाँ से निकल कर आया है, तो हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखा था, जहाँ पर हमारे पास अगर कोई ऐसी प्लेन शीट है तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जर्ट होती है उसका फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन 2 times of epsilon naught। और मैंने कहा है this elemental area act as a plane sheet, therefore electric field intensity acting from that elemental area will be given by sigma upon 2 times of epsilon naught। Secondly, ये जो पूरा स्पीयर है, इस स्पीयर पर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है, इनके कारण अगर मैं पूछूं आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये भी हम जानते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ टोटल चार्जेस प्रेजेंट अपॉन द सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये रिलेशन कहाँ पे पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर, एंड व्हेन वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ दैट स्पीयर, उसका जो एक्सप्रेशन था इट वाज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है, सो दिस वाज द केस। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और सिर्फ इस छोटे से एलिमेंटल पैच के कारण आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट है। तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसी के अंदर
सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट भी छुपा हुआ है, और बाकी जो बचा हुआ सरफेस एरिया था उसके कारण आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी छुपी हुई है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is actually equal to electrical field intensity because of charges present in the elemental patch ds plus electric field intensity because of charges present upon remaining surface। तो देखो मैं अगर इसको आगे लेकर जाऊंगा तो आई कैन राइट ई टोटल इज इक्वल टू, फिर से एक बार लिख लेते हैं, ई डी एस प्लस ई रिमेनिंग। अब देखो ध्यान से, हम जानते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्फीयर होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू एलिमेंटल एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे मिल रही है बिकॉज ऑफ डी क्यू चार्ज, इट इज सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फिर से याद रखना ईडीएस जो है वो प्लेन शीट की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला आया है। देन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ई रिमेनिंग, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ रिमेनिंग चार्जेस upon the given surface would be equal to sigma upon epsilon naught minus sigma upon 2 times of epsilon naught. So this is equal to sigma upon 2 times of epsilon naught. This is electric field intensity due to remaining charges. बात आ रही है क्या समझ में? Yes. अब देखो ध्यान से देखो, मैंने कहा ये जो dq चार्जेस है इन पर बाकी चार्जेस क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। डीक्यू चार्जेस पर जो भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा उसको मैं नाम दे देता हूँ डीएफ, क्योंकि ये बहुत छोटे चार्जेस है ना, और एक्चुअली पूरे सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव फोर्स वो सारे चार्ज के कारण आएगा, और उनमें से जो छोटा सा पैच है डीएस वाला उसके ऊपर जो डीक्यू चार्जेस है उस पर लगने वाले फोर्स को हमने क्या कहा है, डीएफ कहा है। अब कोई भी जो फोर्स होता है, कोई भी फोर्स रहने दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पर जो डीएफ नाम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो किसके कारण लगेगा, तो डीक्यू चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग चार्जेस और चार्जेस प्रेजेंट अपॉन रिमेनिंग सरफेस एरिया। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डीएफ which is the electrostatic repulsive force acting upon dq charge will be equal to dq multiplied by electric field present due to remaining charges। अब देखो this df can also be written as dq is what, dq को हम sigma into ds लिख सकते हैं which is nothing but surface charge density multiplied by elemental area। So this is sigma into ds मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो कितनी है भैया, इट इज सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। चलो एक काम कर लेते हैं, आई एम राइटिंग दिस एज डीएफ अपॉन ds इज इक्वल टू क्या बचा है हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। नाउ इफ यू सी हियर दिस डीएफ अपॉन ds is actually electrostatic pressure acting upon this patch. It is actually electrostatic pressure acting upon this patch, and that will give me the equation for electrostatic pressure acting upon any surface which is equal to sigma square upon 2 times of epsilon naught। अब आप ये मत समझना कि ये जो छोटा सा पैच है इस पैच का ही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हम निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो प्रेशर इस छोटे से पैच पर अप्लीकेबल है वही प्रेशर पूरे के पूरे सरफेस पर भी अप्लीकेबल होता है, प्रोवाइडेड कि आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा चार्ज जो इस पूरे सरफेस पर लगा हुआ है उसे अकाउंट में लेना पड़ेगा, और सारे के सारे चार्जेस के कारण जो नेट फोर्स आ रहा है दैट नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ सरफेस, इसको कंसिडर करना पड़ेगा। तभी आपको जो रेशो मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी वो इतनी ही मिलेगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस रहने दो या कर्व्ड सरफेस रहने दो, अगर आपका वो कंडक्टिंग सरफेस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर विल ऑलवेज बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद रखना है, कंडक्टिंग मटेरियल के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का डेरिवेशन काम में आता है। अब हम क्या करेंगे, लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है उसको हम डील करते हैं। A uniformly charged thin spherical shell of radius capital R has uniform surface charge density sigma. It is made up of two hemispherical identical shells
held together by pressing them with the force F as shown in the figure, then F is equal to, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है ऐसे दो हेमिस्फेरिकल शेल्स है, these are two हेमिस्फेरिकल शेल, इनके ऊपर मान लो लाइक चार्जेस है, ठीक है, और उस चार्ज की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो उन्होंने देकर रखी है सिग्मा। अब हम लोग जानते हैं चूंकि इन शेल पर लाइक चार्जेस है तो बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्सेस दिस टू शेल विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, टू होल्ड देम बैक टुगेदर वी मस्ट अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, वी मस्ट अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो वो फोर्स कितना रहेगा ऐसे उन्होंने पूछा है, विच इज एक्टिंग अपॉन ईच ऑफ द हेमिस्फीयर। देखो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, हमें पता है जो फोर्स होता है इट इज एक्चुअली इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, एज प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, बराबर है ना। तो यहीं से ये फोर्स वाला रिलेशन निकल कर आया। अब जो प्रेशर लग रहा है किस पर, इन हेमिस्फीयर्स पर, यही होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। सो आई कैन राइट pressure which is equal to sigma square upon 2 times of epsilon naught multiplied by area। अब देखो ये जो F की वैल्यू है ये इंडिविजुअल हेमिस्फीयर पर लग रही है, तो एक फोर्स यहाँ लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर पर और दूसरा फोर्स राइट वाले हेमिस्फीयर पर लगा है। तो जब हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन ईच ऑफ द हेमिस्फीयर, एंड दैट्स व्हाई व्हाइल टेकिंग एरिया इनटू अकाउंट आई विल बी कंसीडरिंग एरिया ऑफ ईच ऑफ द हेमिस्फीयर। अच्छा, जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हाफ ऑफ स्फीयर दैट इज हेमिस्फीयर उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर बाय 2 दैट इज 2 पाई आर का स्क्वायर, इफ से कैपिटल आर इज द रेडियस, जैसे उन्होंने यहाँ पर पहले ही बोल के रखा है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को उन्होंने सिग्मा कहा ही था जो हमने यहाँ पर यूज किया है। एनीवे चलो फोर्स फाइंड करेंगे। सो एफ इज इक्वल टू क्या है 2 कैंसिल हो गया, सो वी गेट पाई सिग्मा स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय epsilon naught Newton. This is the value of force exerted or we must apply on each of the hemisphere. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, पाई सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। A metal sphere of radius 1 meter is charged with 10 to the power -2 coulomb in air। तो सबसे पहले देखो मेटल स्फीयर की रेडियस देकर रखी है 1 मीटर और जो चार्ज प्रोवाइड किया गया है इट इज 10 to the power -2 coulomb इन एयर, ठीक। फिर आगे बोला है इट्स बल्क मॉड्यूलस इज 10 to the power 11 अपॉन 4 पाई स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो भैया बल्क मॉड्यूलस को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो से के, और bulk modulus it is given as 10 to the power 11 divided by 4 pi square न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे पूछा है द वॉल्यूम स्ट्रेन इन द स्फीयर इज। अब सबसे पहली बात बल्क मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस या कोई भी मॉड्यूलस रहने दो इलेक्ट्रिसिटी में, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। बल्क मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू volumetric strain। so volumetric stress to volumetric strain ये होता है रेशो, ठीक है। अब देखो हमें पूछा क्या है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब फटाफट सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, के जो है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बाहर लेकर आ रहा हूँ। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी इक्वल टू, देखो मैं लिख लेता हूँ पहले वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन के। अब देखो दो चीजें हैं, सबसे पहले वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, तो अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई स्फीयर है तो इस स्फीयर पर जो फोर्स लग रहा होता है ना, जो फोर्स लग रहा होता है दिस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया यही होता है वॉल्यूम स्ट्रेस। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया अगर ये वॉल्यूम स्ट्रेस है तो हमें ये भी तो पता है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज बेसिकली व्हाट, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ स्फीयर है जिसके ऊपर सर्टन अमाउंट ऑफ चार्जेस क्या है डिपॉजिट किए गए हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक pressure that we must keep in mind. So if I write this here, so I can write volume strain will be equal to electrostatic pressure divided by bulk modulus। चलो फट से फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस। कितना दिया है भैया बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस इज गिवन एज, चलो फिलहाल के ही लिखते हैं,
यहाँ पर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक, चलो। अच्छा, सिग्मा दिया है क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है? नहीं दिया है, लेकिन चार्ज दिया है और रेडियस दिया है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी इक्वल टू, देखो पहले तो लिख लेता हूं मैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू के। के इज माय बल्क मॉड्यूलस हियर। चलो फट से वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा, क्या होता है? सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना है? 10 टू द पावर माइनस 2 कूलम। एरिया कितना होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई, आर इज 1 मीटर। देखो उन्होंने बोल के रखा था रेडियस कितना है? 1 मीटर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो आपका जो सिग्मा है, सिग्मा इज नथिंग बट 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो उसे मैं लिख लेता हूँ 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई, उसका होल स्क्वायर। ये हो गया सिग्मा सा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। Here it was 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू बल्क मॉड्यूलस। अब भैया देखो बल्क मॉड्यूलस कितना दिया है? 10 टू द पावर 11 अपॉन 4 पाई का स्क्वायर। तो 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो गया 16, देन इट इज पाई स्क्वायर, फिर नीचे आ जाएगा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, अगेन 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 पाई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 11, और ये 4 पाई स्क्वायर चला गया ऊपर। सो दिस इज 4 पाई का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो क्या बचा है हमारे पास? देखो वी हैव बीन लेफ्ट विथ 10 टू द पावर माइनस 4 ऊपर, नीचे आया है, ये भी 4 कट गया था ना, हाँ नीचे आया है 4 इंटू 2 8, तो 8 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर 11। 10 टू द पावर 11 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 11, तो बचा क्या है भैया? 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 11 इज माइनस 15 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सो 10 टू द पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन। और याद रखना स्ट्रेन को कोई यूनिट नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा है? 10 टू द पावर माइनस 15 अपॉन 6 एप्सिलॉन, नहीं 8 एप्सिलॉन। यस, ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी पे दिया है 10 टू द पावर माइनस 15 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेटिव पर्पस हमने न्यूमेरिकल्स लिए थे, जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का हमें काम पड़ सकता है। आई होप कि ये जो पूरा डेरिवेशन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अप्लाई कीजिए, सारी चीज़ें आपको ईजी लगेगी। और अगर आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर सीरीज को स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको जितनी भी बातें अभी तक मैंने डिस्कस करी है, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, फोर्स का नेचर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगर आपने लेक्चर्स मिस किए हैं तो मेरा ये आपको सलाह है, जाके वो लेक्चर्स देखिए, खुद के नोट्स बनाइए। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, ये कोई मूवी नहीं चल रही है, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, लेक्चर को रिवाइज करना पड़ेगा। एंड माइंड यू, फिजिक्स टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। सभी सब्जेक्ट्स में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी को आप कंपेयर करोगे तो फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा समय देना ही पड़ता है, तब जाके वो कॉन्सेप्ट इंटरनलाइज होते हैं। ठीक, तो आई होप इस लेक्चर से आपने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।